गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि बेटा हमारा जो चैप्टर जो चला हुआ है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में था। तो मैंने पिछली क्लास में आपके साथ में डिस्कस किया था बेटा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का और किसका बेटा इनर्शिया का डिस्कशन किया था। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास में अगर कोई बॉडी है और ये बॉडी अगर बेटा रेस्ट के अंदर है तो ये रिमेन किस में रहेगी डियर स्टूडेंट्स, रिमेन्स एट रेस्ट के अंदर होगी। और ये कब तक रहेगी डियर स्टूडेंट्स, रिमेन एट रेस्ट के अंदर, जब तक इस बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना किया जाए इसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए, तब तक ये बॉडी अगर रेस्ट में है तो रिमेन एट रेस्ट के अंदर ही ये बॉडी रहेगी बेटा। दूसरी चीज डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई बॉडी मोशन के अंदर है, मान लीजिए कोई बॉडी है और ये वाली बॉडी बेटा अगर मूव कर रही है, इसका अगर बॉडी का यूनिफॉर्म मोशन है बेटा, कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा तो डियर स्टूडेंट्स उसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है विद किसके साथ में बेटा, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में, तो ये बॉडी बेटा रिमेन्स रहेगी फॉरएवर के लिए किसमें बेटा, यूनिफॉर्म मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी फॉरएवर। और ये कब तक मूव करेगी डियर स्टूडेंट्स, जब तक मैं इस बॉडी की स्टेट ऑफ पोजीशन को चेंज कराने के लिए मैं क्या अप्लाइड नहीं कर दूं डियर स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं कर देता, तब तक ये क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म मोशन, या हम कह सकते यूनिफॉर्म मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। तीसरा डियर स्टूडेंट्स उन्होंने डिस्कस किया था कि अगर मान लो कोई बॉडी A to B डायरेक्शन के अंदर क्या कर रही है डियर स्टूडेंट्स, मूव कर रही है। डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी कौन सी है बेटा, A to B है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि ये बॉडी क्या रहेगी डियर स्टूडेंट्स, अगर ये बॉडी स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है तो इस बॉडी की टेंडेंसी ये है कि ये बॉडी स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन के अंदर कंटिन्यूअसली क्या करती रहेगी डियर स्टूडेंट्स, मूव करती रहेगी। कब तक करती रहेगी, जब तक इसकी स्टेट को, इट मींस इसकी डायरेक्शन को चेंज कराने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं किया जाता है, तब तक बेटा ये कैसी मूव करती रहेगी बेटा, A to B स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन के अंदर मूव करती रहेगी। या अगर वो बॉडी है तो रिमेन एट रेस्ट के अंदर रहेगी, या वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या करती रहेगी डियर स्टूडेंट्स, मूव करती रहेगी। रिमेन्स मोशन होगा, रिमेन्स रेस्ट, अगर रेस्ट तो रिमेन एट रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन तो रिमेन्स यूनिफॉर्म मोशन। अगर रिमेन इन डायरेक्शन, अगर इफ ए बॉडी इज मूविंग इन डायरेक्शन, remain in that direction until if the body is not compelled by the external force, तब तक ये एप्लीकेशंस एप्लीकेबल होंगी डियर स्टूडेंट्स किसी बॉडी के लिए। ये हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ था और इसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट टर्म को डिफाइन करा था डियर स्टूडेंट्स, इनर्शिया को डिफाइन करा था। किसको डिफाइन करा था, इनर्शिया को डिफाइन करा था। और हमने अलग अलग सिचुएशन को बोला था कि ये हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट है और ये कौन सा है बेटा, हमारा इनर्शिया ऑफ क्या है डियर स्टूडेंट्स, मोशन है। और इसको हमने डियर स्टूडेंट्स बोला था इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के नाम से हमने इसको डिफाइन करा था डियर स्टूडेंट। इनके मैं आपको एग्जांपल्स में आप लोगों को डिफाइन करा चुका हूं। हाँ, एक चीज मेरी आपसे रह गई है कि इनर्शिया को जो मेजरमेंट जो करते हैं किसी बॉडी का, जो इनर्शिया जो होता है वो मेजरमेंट जो होता है डियर स्टूडेंट्स, वो मास से मेजरमेंट होता है। किससे मेजरमेंट होता है, मास से। अगर किसी बॉडी का मास ग्रेटर है, अगर मान लो किसी बॉडी का मास अगर बेटा क्या है, ग्रेटर है, तो ग्रेटर ही क्या रहेगा, मास अगर ग्रेटर है तो ग्रेटर ही क्या रहेगा डियर स्टूडेंट्स, उस वाली बॉडी का क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इनर्शिया होगा। क्या होगा बेटा, इनर्शिया होगा। अगर डियर स्टूडेंट्स मास अगर स्मॉलर है, डियर स्टूडेंट्स क्या है बेटा, अगर मास अगर स्मॉलर है
तो बेटा स्मॉलर ही क्या रहेगा बेटा, स्मॉलर ही उस बॉडी का क्या रहेगा बेटा, इनर्शिया रहेगा। क्या रहेगा, इनर्शिया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक 1 रुपीज का कॉइन है और एक बेटा 5 रुपीज का कॉइन है, और आपसे इनमें से आप लोगों से पूछा जाए कि बताओ इसमें से इनर्शिया किसका ज्यादा है। 5 रुपीज कॉइन का मास कैसा ज्यादा है, तो बेटा इसका इनर्शिया भी क्या रहेगा बेटा, ज्यादा होगा। और इसका इनर्शिया कैसा रहेगा डियर स्टूडेंट्स, कम रहेगा। क्या रहेगा बेटा, इनर्शिया क्या रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि इसका मास कैसा है, कम है बेटा। कैसा है, कम। अगर कार और ट्रक में से आप लोगों से पूछा जाए कि कार और ट्रक में किसका इनर्शिया ज्यादा है, तो आप बताओगे कि मास इसका ज्यादा है ट्रक का, तो इसका इनर्शिया भी क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, कार का मास कम है कंपेयर टू किसके बेटा, ट्रक के, तो कार का अगर मास अगर कम है, मास अगर ये कम है, कम के लिए मैं इस तरीके से नीचे कर रहा हूं एरो को, तो इनर्शिया भी इसका क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, कम होगा बेटा। क्या होगा, कम होगा। तो याद रखना इस चीजों को। तो आज की क्लासेस में बेटा हम डिस्कस करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम कर चुके हैं, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। बट न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट्स हमें एक नई फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ना पड़ेगा। जैसे न्यूटन में हमने इनर्शिया पढ़ा था, वैसे ही हम न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर डियर स्टूडेंट्स हम एक इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ने वाले हैं। अब उस चीज को आप लोग ध्यान से समझेंगे बेटा। देखो बेटा, मैं आपको क्या बता रहा हूं, देखो मान लीजिए बेटा मेरे पास में कोई 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या है बेटा, मेरे पास में कोई 2 बॉडीज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये हमारे पास में क्या है बेटा, एक मान लो फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए कि बेटा ये हमारी एक कार है। ठीक है बेटा, क्या है, ये एक कार है बेटा ये। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कार है। ओके बेटा, दूसरा डियर स्टूडेंट्स एक हमारे पास में एक बॉडी है, दूसरी कौन सी बेटा, एक हैवी ट्रक है। क्या है डियर स्टूडेंट्स, हैवी ट्रक है बेटा एक हमारे पास में। ओके, एक हैवी ट्रक है। ओके बेटा, हैवी ट्रक। तो ध्यान सुनना, आप सोच रहे हैं सर हैवी ट्रक और कार से आप क्या समझाएंगे, तो आप लोग ध्यान सुनेंगे, ये कार और ये क्या बेटा, हैवी ट्रक है। ठीक है, अब दोनों किसमें है बेटा, अगर मान लो ये दोनों किसमें है बेटा, रेस्ट के अंदर है। ये भी रेस्ट के अंदर है और ये भी रेस्ट के अंदर है। ठीक है बेटा, अब मान लो मैं इन पर फोर्स अप्लाइड करता हूं, क्या प्रोड्यूस करने के लिए डियर स्टूडेंट्स, मोशन प्रोड्यूस करने के लिए। मैं चाहता हूं कि इन दोनों बॉडीज के अंदर मैं कितनी वेलोसिटी प्रोड्यूस करूं डियर स्टूडेंट्स। मान लो मैं इन दोनों पर सेम इंटरवल ऑफ फोर्स लगाता हूं। मान लो मैंने इस पर फोर्स लगाया, मैंने इस पर फोर्स लगाया, कार पर एफसी फोर्स लगाया बेटा, और मैंने इस पर लगाया बेटा कौन सा फोर्स लगाया, एफटी फोर्स लगाया। और कैसे इंटरवल के लिए लगाया बेटा, सेम इंटरवल के लिए मैंने इस पर क्या करा बेटा, फोर्स अप्लाइड करा, सेम इंटरवल ऑफ टाइम। तो व्हाट वुड हैपन if the car and truck both are initial at rest and we applied a force Fc on the car to produce motion in the car, and we applied a force Ft on the heavy truck to produce the motion in the heavy truck. If the Fc and Ft both are acting on car and truck for a same interval of टाइम, व्हाट वुड हैपन। तो डियर स्टूडेंट्स आपको ये पता चल रहा होगा कि सर अगर हम कार के अंदर अगर हम फोर्स अप्लाइड एफसी कर रहे हैं और हैवी ट्रक के अंदर हम फोर्स अप्लाइड एफटी कर रहे हैं, और दोनों अगर इनिशियली अगर रेस्ट के अंदर है, और दोनों बॉडीज के अंदर मान लीजिए अगर मैं 2 मीटर पर सेकंड की अगर मैं इनके अंदर वेलोसिटी अगर मैं प्रोड्यूस कराना चाहता हूं, मतलब वेलोसिटी कैसी है डियर स्टूडेंट्स, सेम वेलोसिटी है। क्या है बेटा, सेम वेलोसिटी प्रोड्यूस करना चाहता हूं,
सेम वेलोसिटी प्रोड्यूस करना चाहता हूं, अगर मैं इनके अंदर सेम वेलोसिटी प्रोड्यूस करना चाहता हूं और फोर्स भी अगर मैं सेम इंटरवल ऑफ टाइम पर लगा रहा हूं, तो डियर स्टूडेंट्स ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि अगर मैं एफसी पर लगाया गया फोर्स एफटी के क्या हो डियर स्टूडेंट्स बराबर हो, हम ये कह दें कि उन दोनों के अंदर सेम वेलोसिटी क्या हो जाए डियर स्टूडेंट्स प्रोड्यूस हो जाए। ये हमारे लिए क्या है बेटा, गलत है। इट मींस मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं हैवी ट्रक के अंदर कोई वेलोसिटी अगर मोशन में प्रोड्यूस करना चाहता हूं, तो डियर स्टूडेंट्स मुझे ट्रक पर ज्यादा लार्ज फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा, लार्ज फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा बेटा। और इस पर मैं कैसा फोर्स लगाऊंगा डियर स्टूडेंट्स, एफसी कैसा फोर्स होगा डियर स्टूडेंट्स, स्मॉलर फोर्स अप्लाइड होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कार के लिए हमें स्मॉलर फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी और हैवी ट्रक के लिए हमें एक लार्जर फोर्स की क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, रिक्वायरमेंट होगी। इसका मतलब ये हो गया बेटा फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन इट्स मोशन, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन इट्स मोशन जो है वो बेसिकली पैरामीटर से डिटरमाइन हो रहा है। मतलब किस पैरामीटर से डिटरमाइन हो रहा है, कह रहे कि सर हैवी जो ट्रक है इसका मास कैसा है डियर स्टूडेंट्स, इसका लार्ज मास है, मास लार्ज है इसका, और मास कैसा है डियर स्टूडेंट्स का, इस कार का मास जो है वो स्मॉल मास है एज कंपेयर टू किसके बेटा, हैवी ट्रक के। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन इट्स मोशन बेसिकली बेटा ये इफेक्ट होता है, किससे होता है बेटा, मास से इफेक्ट होता है। किससे इफेक्ट होता है, मास से। ये चीज समझ में आई बेटा। अब कह रहे हैं कि सर मान लो हम कोई दो बॉडीज ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, टू बॉडीज लेते हैं, ठीक है, ठीक है बेटा। तो देखो ध्यान से इस चीज को आप समझो, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन इट्स मोशन दैट इज डिटरमाइंड बाय द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज मास। अगर जिसका मास ज्यादा है उसके लिए डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए डियर स्टूडेंट्स मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, जिसका मास ज्यादा है और वो बॉडी अगर मोशन में है तो मुझे अगर उसको स्टॉप करना है तो मुझे अपोजिट डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा। ये आपने कॉमन एग्जांपल देखा होगा कि मान लो कोई ओरिजिनल कार मूव कर रही है और एक साइकिल मूव कर रही है, सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो डियर स्टूडेंट्स अगर मैं मान लो उनको स्टॉप करना चाहता हूं तो मैं क्या लगाऊंगा, एक अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाऊंगा डियर स्टूडेंट्स, मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाइड कराऊंगा। तो साइकिल के लिए मुझे कम फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और ओरिजिनल कार को स्टॉप करने के लिए मुझे कैसे डियर स्टूडेंट, कैसे फोर्स की जरूरत पड़ेगी डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, जबकि दोनों के अंदर क्या है डियर स्टूडेंट्स, एक मोशन है। इसका मतलब जो इफेक्ट जो होता है फोर्स का ऑन इट्स मोशन पर वो बेसिकली एक पैरामीटर से डिटरमाइन होता है जिसका नाम क्या है, मास है। अब एक और चीज समझते हैं, मान लो डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि दो बॉल हैं, या मान लो दो कार ही है, सेम कार है, मान लो दो सेम कार है, टू सेम कार, ठीक है, टू सेम कार है बेटा हमारे पास में, ठीक है बेटा, दोनों सेम ही हैं। अगर सेम कार है, आइडेंटिकल कार है, अल्टो दोनों कार हैं, तो डियर स्टूडेंट्स एक ही ब्रांड की है, एक साथ खरीदी है, हर चीज उनके अंदर सेम है, तो हम ये कहेंगे कि इन दोनों का मास कैसा है बेटा, सेम मास है। कैसा मास है, सेम मास। इसका मास भी सेम, इसका मास भी क्या, सेम। अगर इसका मास m है तो इसका मास भी क्या है डियर स्टूडेंट्स, m है। अब मान लो दोनों रोड पर मूव कर रही हैं डियर स्टूडेंट्स, कहां मूव कर रही हैं, दोनों रोड पर मूव कर रही हैं डियर स्टूडेंट्स। जैसे मान लो कि ये जो कार है बेटा ये कितने से मूव कर रही है, कितनी स्पीड से मूव कर रही है डियर स्टूडेंट्स, मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है और ये 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, ठीक है बेटा, कितने से मूव कर रही है, 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। इसका मतलब बोथ आर इन मोशन, बोथ आर इन मोशन, दोनों मोशन में है बॉडी। अब मान लो मैं इनको स्टॉप करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, मोशन इधर डायरेक्शन के अंदर है, इस वाली बॉडी का इधर डायरेक्शन के अंदर है
और इस वाली बॉडी का भी मोशन इधर डायरेक्शन के अंदर है। और डियर स्टूडेंट मुझे अगर इनको स्टॉप करना है तो मैं क्या करूंगा डियर स्टूडेंट, इधर डायरेक्शन में एक अपोजिट फोर्स अप्लाइड करूंगा, अपोजिट फोर्स एक्टिंग दिस डायरेक्शन, एंड वी आल्सो अप्लाइड ए फोर्स इन दैट डायरेक्शन व्हिच इज अपोजिट टू द मोशन ऑफ दिस बॉडी। ठीक है बेटा, दैट इज अपोजिट फोर्स, दैट इज अपोजिट फोर्स बेटा। ठीक है, अब देखो डियर स्टूडेंट, अब कह रहे हैं सर यहां मास सेम है, मतलब मान लो मैं इस वाली बॉडी पर, ये बॉडी ए है और ये बॉडी वाली बॉडी कौन सी है बेटा, बी है। ठीक है बेटा, मान लो मैं इस पर फोर्स लगाता हूं एफ ए और दूसरा डियर स्टूडेंट मैं इस पर लगाता हूं एफ बी। तो डियर स्टूडेंट्स अगर मैं इन दोनों बॉडी को, अगर मैं इनको स्टॉप करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अब यहां पर अपोजिट फोर्स किस पर ज्यादा लगेगा, किस पर कम लगेगा, ये हमें देखना है। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने अभी आप लोगों को अभी बताया था पिछले एग्जांपल में कि मान लो 2 कार है, ठीक है डियर स्टूडेंट, या मान लो 2 बाइसिकल है जो मूव कर रही हैं, बाइसिकल है दोनों ही आइडेंटिकल है, एक चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, एक चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से। अगर कोई कार, अगर वो जो साइकिल ग्रेटर स्पीड से, लार्ज स्पीड से अगर मूव कर रही है, लार्ज वेलोसिटी से मूव कर रही है, लार्ज वेलोसिटी से अगर मूव कर रही है तो डियर स्टूडेंट्स वहां मुझे ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और जहां वो बाइसिकल स्लो स्पीड से अगर मूव कर रही है तो मुझे अपोजिट डायरेक्शन में डियर स्टूडेंट्स को स्टॉप करने के लिए मुझे कम फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि यहां पर लार्ज फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा, लार्ज फोर्स अप्लाइड होगा बेटा। ठीक है, और इस वाली बॉडी पर मुझे कैसा लगाना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, स्मॉल फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा, स्मॉल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, स्मॉल फोर्स अप्लाइड ऑन इट टू ब्रिंग इन इट रेस्ट which have the same mass as the mass of the body A, as the mass of body A. It means हम ये कह सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ मास ऑन इट्स जो मोशन जो होता है वो एक अनदर पैरामीटर से भी डिटरमाइन होता है, उस पैरामीटर का नाम है डियर स्टूडेंट्स वेलोसिटी है। क्या है डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी। तो इन दोनों एग्जांपलों से हमें ये पता चला है कि इफ ए बॉडी is moving, if a body is moving, the two physical quantity are possessed. If a body is moving, the two physical quantity is possessed। मतलब जब कोई बॉडी बेटा मोशन के अंदर होती है तो उसके अंदर कितनी फिजिकल क्वांटिटी पजेस्ड होती हैं, जो इफेक्ट होता है फोर्स का ऑन इट्स मोशन पर। कौन कौन सी है बेटा, मास एंड कौन सी है डियर स्टूडेंट्स, मास एंड वेलोसिटी है डियर स्टूडेंट्स। इट मींस अगर कोई बॉडी बेटा मूव कर रही है, जैसे मान लो कि ये कोई बॉडी है जिसका मास 2 किलोग्राम है, और अगर ये बॉडी मूव कर रही है तो डियर स्टूडेंट हो सकता है इसकी वेलोसिटी क्या हो, 5 मीटर पर सेकंड हो। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखना, जो एवरी जो मूविंग जो बॉडी जो होती है, एवरी जो मूविंग जो बॉडी जो होती है उनके अंदर 2 फिजिकल क्वांटिटी पजेस्ड होती हैं। एक तो मास होता है डियर स्टूडेंट्स, और एक क्या होती है, वेलोसिटी होती है। इट मींस मास और वेलोसिटी ही ऐसे 2 फैक्टर होते हैं जो इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन इट्स मोशन को क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, डिटरमाइन करते हैं। और इन दोनों के प्रोडक्ट को इन दोनों को अगर हम टुगेदर इनको कंसीडर करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स हम इनका क्या मानते हैं डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट मानते हैं। क्या मानते हैं डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट। तो इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट जो होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड
वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड, इसको हम बोलेंगे डियर स्टूडेंट फिजिक्स की टर्म में, इसे हम बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स लीनियर मोमेंटम। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लीनियर मोमेंटम। तो आज की क्लासेस का मेन फोकस यही था आप लोगों को किसके बारे में बताने का डियर स्टूडेंट्स, लीनियर मोमेंटम का। तो लीनियर मोमेंटम बराबर में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, मास प्रोडक्ट है तो क्या आएगा बेटा, इनटू वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, मास को हम m से रिप्रेजेंट कराएंगे बेटा, और वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट कराएंगे किससे बेटा, v से रिप्रेजेंट कराएंगे। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। और फिजिक्स की टर्म में लीनियर मोमेंटम को बेटा एक स्पेशल एक नोटेशन देते हैं जिसका नाम है बेटा क्या है, p। तो p इज इक्वल टू mv। p का मतलब क्या है बेटा, लीनियर मोमेंटम, m का मतलब क्या है बेटा, मास, और v का मतलब क्या है बेटा, वेलोसिटी है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है बेटा, मोमेंटम होता है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपसे पूछा जाए क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या है, तो क्वांटिटी ऑफ मोशन जो होता है ना, मूविंग बॉडी का जो क्वांटिटी ऑफ जो मोशन जो होता है, मूविंग बॉडी का जो क्वांटिटी जो होती है डियर स्टूडेंट्स, वो दो होती है, मास और वेलोसिटी होती है, और उन दोनों के प्रोडक्ट को टुगेदर हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। तो ध्यान रखना, फोर्स ऑफ इफेक्ट ऑन इट्स मोशन के लिए लीनियर मोमेंटम का होना ही क्या है बेटा, बहुत जरूरी है। मैं आपको अभी बता चुका था कि अगर मास ज्यादा होगा, ध्यान रखना बेटा, अगर मास ज्यादा होगा तो मोमेंटम भी ज्यादा होगा, अगर मास कम होगा तो मोमेंटम भी क्या होगा बेटा, कम होगा। अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मोमेंटम भी ज्यादा होगा, और वेलोसिटी अगर कम होगी तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी अगर कम होगी तो मोमेंटम भी क्या होगा बेटा, कम होगा। तो अब आप ध्यान से सुनेंगे इस चीज को जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि लीनियर जो मोमेंटम जो होता है, लीनियर जो मोमेंटम है, ठीक है बेटा, लीनियर मोमेंटम इज ए क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। ये क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। अगर लीनियर मोमेंटम अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या होती है बेटा, डायरेक्शन होती है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये चीज आप लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन हम किस चीज कैसे बताएंगे, तो आप लोग सबसे पहले फॉर्मूला देखो, मोमेंटम p इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, mv है बेटा। क्या है, mv। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और आपको पता है कि mv बराबर में क्या है बेटा, mv का जो प्रोडक्ट है वही किसके बराबर है, मोमेंटम के बराबर है। किसके बराबर है, मोमेंटम के। इसका मतलब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर के लिए हमें हमेशा ये वेक्टर नोटेशन है, याद रखना। अगर किसी भी क्वांटिटी पर अगर ये एरो आप लोगों को लगा मिल जाए तो समझ लेना कि वो क्वांटिटी कौन सी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो टेल है, इस टेल जो होता है वो फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बताता है, और ये जो एरो है ये तो बताता है बेटा मैग्नीट्यूड। ठीक है बेटा, क्या बताता है, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। और ये वाला जो होता है डियर स्टूडेंट्स, ये बताता है आप लोगों की क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दिस इज रिप्रेजेंट बाय दिस, एंड दैट क्वांटिटी इज वेक्टर क्वांटिटी बेटा। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी और मोमेंटम भी कौन सी क्वांटिटी डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर फॉर्म में मैंने लिख दिया मोमेंटम इस तरीके से है, p वेक्टर इज इक्वल टू m पर कोई वेक्टर नहीं चढ़ेगा, और क्या आएगा बेटा, वेलोसिटी वेक्टर चढ़ेगा। तो जिधर डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी चेंज होगी, जिधर डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी होगी, अगर मान लो कोई बॉडी है, मान लो मैं ये कहता हूं कि मान लो कोई बॉडी है जिसका मास कितना है बेटा, मास है 4 किलोग्राम है, और मूव कर रही है डियर स्टूडेंट्स 6 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। कौन सी डायरेक्शन के अंदर डियर स्टूडेंट्स, साउथ डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। तो मोमेंटम बताओ, और मोमेंटम की क्या बताओ डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्शन बताओ। तो देखो ध्यान से, मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, देखो बेटा,
पहले तो मोमेंटम निकालो, p इज इक्वल टू मास कितना बेटा 4, वेलोसिटी कितनी 6, तो बेटा आ गया 24 आ गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये मोमेंटम निकल के आ गया, p की जो वैल्यू जो निकल के आई है वो 24 है। तो इसकी जो डायरेक्शन जो होगी डियर स्टूडेंट्स, वो भी कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ डायरेक्शन के अंदर होगी। कौन सी डायरेक्शन की होगी, साउथ डायरेक्शन में। अब इसकी यूनिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो इसकी यूनिट्स क्या है, तो किसी भी क्वांटिटी की अगर हमें यूनिट निकालनी है तो आप यूनिट के लिए आप सबसे पहले उसका फॉर्मूला चेक करते हैं। क्या करते हैं, फॉर्मूला एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम बोल दो या लीनियर मोमेंटम बोल दो। ठीक है बेटा, तो एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या है बेटा, इस क्या होगी, मास की क्या होती है बेटा किलोग्राम, और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड। तो ये होगी किलोग्राम मीटर सेकंड -1 लिख दो, या अगर आपने पर लगा दिया है तो फिर -1 आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा बेटा। ठीक है, अगर मुझे सीजीएस यूनिट देखनी है, सीजीएस यूनिट ऑफ पी, पी वेक्टर मतलब p मतलब क्या है, लीनियर मोमेंटम क्या होगी बेटा, इस मास की क्या होती है ग्राम, g4 ग्राम, मीटर की क्या होगी बेटा सेंटीमीटर, और ये सेकंड है तो क्या आएगा s-1। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। और मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट के अंदर है, मान लो अगर कोई बॉडी बेटा रेस्ट में है, इसका मास मान लीजिए 10 किलोग्राम है, और ये बॉडी बेटा एट रेस्ट के अंदर है, तो इसका मोमेंटम बताओ। तो P इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, m इंटू में क्या होता है v। अब मूव नहीं कर रही तो मास 10 है, वेलोसिटी 0 है, तो क्या होगा बेटा मोमेंटम भी क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आया। क्या निकल के आया बेटा 0। तो याद रखेंगे जब कोई बॉडी रेस्ट के अंदर होती है तो उसका मोमेंटम क्या होता है बेटा 0 होता है। मोमेंटम क्या होता है 0। अब एक चीज और ध्यान से देखेंगे आप लोग कि बेटा P इज इक्वल टू mv है। ठीक है, तो अगर हम एक क्वांटिटी को अगर हम कांस्टेंट बना दें तो हम दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ग्राफ खींच सकते हैं। तो अब हम एक स्पेशल केसेस डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, कि मान लो कि कोई बॉडी है, ध्यान सुनो बेटा, मान लो कोई बॉडी है, केस फर्स्ट, इफ ए बॉडी इज मूविंग, with constant velocity, if a body is moving with constant velocity। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो P इज इक्वल टू क्या है डियर स्टूडेंट्स, mv के है। ठीक है बेटा, अगर v कांस्टेंट हो जाए मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, रिमेन सेम है, तो जो मोमेंटम जो होगा वो मोमेंटम जो होगा डियर स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, फिजिक्स में अगर कोई क्वांटिटी कांस्टेंट हो गई है, अगर कोई क्वांटिटी कांस्टेंट है, अगर मैं एक क्वांटिटी को अगर मैं कांस्टेंट रख दिया है, तो ये मोमेंटम जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा बेटा, मास पर डिपेंड करेगा। मोमेंटम किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पे। अगर वेलोसिटी क्या होगी बेटा कांस्टेंट, तो फिर मुझे इस v को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे v को दिखाने की जरूरत नहीं है तो मैं इस v को कैसे हटाते हैं, फिजिक्स की टर्म में अगर कहीं पर कोई कांस्टेंट आता है और उससे पता है कि वो कांस्टेंट ही है, रिमेन्स कांस्टेंट है, ठीक है बेटा, वो तो चेंज होगा ही नहीं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग में दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर कोई भी चेंज नहीं होगा बेटा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो v कांस्टेंट हो चुका है। अगर v हमारा कांस्टेंट है तो मोमेंटम इज डिपेंड्स ओनली द मास। तो हाउ वी कैन रिप्लेस द v, तो v को रिप्लेस करने के लिए डियर स्टूडेंट फिजिक्स की टर्म में हम ये साइन लगाते हैं,
किसी कांस्टेंट को रिप्लेस करने के लिए हम बेटा ये साइन लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? इसको हम प्रोपोर्शनल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? प्रोपोर्शनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू किसके है बेटा? मास के है। अब आप लोगों को इस कांस्टेंट को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे कांस्टेंट इसको हटाना है तो मुझे इसका कांस्टेंट क्या यूज करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स? v कांस्टेंट मुझे यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स? v कांस्टेंट मुझे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी लग गया। अब देखो मास बढ़ता है। देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है बेटा, अगर मास अगर उनके मास को अगर हम चेंज करते हैं तो मोमेंटम चेंज होगा। अगर मास ज्यादा होगा तो मुझे ज्यादा फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, तो उसका मोमेंटम भी कैसा होगा डियर स्टूडेंट्स? ज्यादा होगा। अगर मास कम है तो मुझे कम फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा, तो हम ये कहेंगे कि उसका मोमेंटम कैसा है डियर स्टूडेंट्स? कम है। तो याद रखना कि मोमेंटम अगर मास इंक्रीज है, इफ m इज इंक्रीज, इसका मतलब क्या बेटा? इंक्रीज हो रहा है। अगर हम मास को इंक्रीज कर रहे हैं तो मोमेंटम क्या होगा डियर स्टूडेंट? मोमेंटम इज आल्सो इंक्रीज होगा। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? इंक्रीज होगा। अगर हमारा ये डिक्रीज होगा, मास अगर हमारा बेटा डिक्रीज है, मास क्या है? डिक्रीज, तो मोमेंटम भी क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? डिक्रीज होगा। उसका क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर एक ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है। तो ऐसी चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं डियर स्टूडेंट? इसके लिए हम फिजिक्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमें बोलेंगे द लीनियर मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द directly proportional to the mass, directly proportional to the mass के डियर स्टूडेंट्स। जहां भी आप लोगों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगा तो ध्यान रखना, अगर मास बढ़ेगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग में वो क्वांटिटी भी बढ़ेगी। अगर ये क्वांटिटी अगर घट रही है तो ये क्वांटिटी भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग में क्या होगी डियर स्टूडेंट्स? घटेगी। तो जब हम ग्राफ बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स, जब हम ग्राफ खींचते हैं किस किस के बीच में बेटा? मास और मोमेंटम के बीच में हम ग्राफ खींचते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में अगर m बढ़ेगा तो p भी बढ़ेगा। ठीक है बेटा, m बढ़ता जाएगा p भी बढ़ता जाएगा, तो ग्राफ कैसा आएगा डियर स्टूडेंट्स? स्ट्रेट आएगा। यहां पर लिखेंगे ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वेलोसिटी जो है वो कैसी है डियर स्टूडेंट्स? उस वेलोसिटी को हमने क्या रखा हुआ बेटा? कांस्टेंट रखा हुआ। और मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है बेटा? मास के है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? मास के। प्रोपोर्शनल डायरेक्टली का आपको मैं बता देता हूं, डायरेक्टली का मैं आपको बताता हूं डियर स्टूडेंट्स। एक तो ये पहचान पता चलेगी कि इंक्रीज तो इंक्रीज, डिक्रीज तो डिक्रीज, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की पहचान है। और दूसरा मैं बता देता हूं कि जो फिजिकल जो क्वांटिटी उसके कॉरस्पॉन्डिंग में होगी ना, वो 1/में नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? 1/में नहीं होगी। अगर कोई क्वांटिटी इस तरीके से होती, जैसे मैं लिखता कि एक्सीलरेशन, मैं लिख देता एक्सीलरेशन इज इक्वल टू F/m लिख देता, तो ये क्या हो जाता? ये क्या होता? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 1/m। तो मैं यहां पर बोलता कि जो एक्सीलरेशन है वो इनवर्सली है। क्या है? इनवर्सली। भाई 1/m का मतलब क्या है? इनवर्सली तो हो गया। क्या हो गया? m का इनवर्स। भाई मास का इनवर्स क्या होता है? 1/m। तो ये इसके इनवर्स हो गया। अब एक्सीलरेशन इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? मास के है, क्योंकि उसके वो क्या है बेटा? 1/m है। तो ये चीज आप लोग ध्यान से सुनेंगे, आगे वाली क्लासेस में आप लोगों के बहुत ज्यादा क्या होगा बेटा? यूज होंगे। तो p और m के बीच में ग्राफ स्ट्रेट आता है जब हमारी v क्या होती है बेटा? कांस्टेंट होती है। और इफ ए बॉडी इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। अब दूसरा ध्यान से देखो डियर स्टूडेंट्स, दूसरा केस क्या कहता है? दूसरा केस क्या कहता है बेटा? दूसरा केस ये कहता है, केस 2, इफ मान लीजिए इफ ए बॉडी ऑफ मास m is constant
m इज कांस्टेंट, मास अगर कांस्टेंट हो जाए, मास अगर क्या हो जाए बेटा कांस्टेंट, तो p इज इक्वल टू mv। मास अगर कांस्टेंट कर दिया है बेटा, मास अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को कोई दिखा नहीं, इसका मतलब जो मोमेंटम है वो किस पर डिपेंड करेगा बेटा, वेलोसिटी पर। तो मैं लिखूंगा लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द